नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम लोग बीएड प्रथम वर्ष सेकंड सेमेस्टर में प्रथम प्रश्न पत्र ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नॉलेज एंड करिकुलम में अति लघु प्रश्न वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, आपके सामने है पहला प्रश्न, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम क्या है। उत्तर है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का अभिप्राय उस पाठ्यक्रम से है जिसका संगठन बालक की प्रवृत्ति, रुचि, रुझान, आवश्यकता आदि को ध्यान में रखकर किया जाता है। अर्थात इस पाठ्यक्रम में विषय की अपेक्षा बालक को मुख्य स्थान दिया जाता है। इस पाठ्यक्रम को हम मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम भी कह सकते हैं क्योंकि यह बालक की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं पर आधारित होता है। दोस्तों, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जो बालक की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, उसे हम बाल केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। और बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में बालक का स्थान मुख्य होता है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, पाठ्यक्रम में लैंगिक भेदभाव। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में अधिकांश पाठ्य पुस्तकों में लिंग आधारित भेदभाव दिखाई देता है। विद्यालय में जिसमें कई संस्कृति के विद्यार्थी होते हैं, ये भी लिंग आधारित भेदभाव संस्थान की पाठ्यपुस्तकों द्वारा निष्पत्ति परीक्षणों द्वारा कार्यक्रम में लैंगिक विभेदीकृत पाठ्यक्रम द्वारा दिखाई देता है। दोस्तों, पाठ्यक्रम में लैंगिक भेदभाव देखते होंगे कि आपकी जैसे कि जो स्त्रियां होती हैं, जो बालिकाएं होती हैं, इनको गृह शिक्षा देना सर्वथा उचित माना जाता है क्योंकि बालिकाओं को घर की गृहस्थी भी चलानी है, घर का कारोबार भी देखना है और उसके लिए साथ साथ उन्हें रोजगार भी काम भी करना है। जबकि जो पुरुष जात के लोग होते हैं, जो बालक वर्ग के लोग होते हैं, इनको टेक्निकल क्षेत्र में ज़्यादा जानकारी दी जाती है। टेक्निकल क्षेत्र, गणितीय क्षेत्र के पाठ्यक्रम को लेने के लिए ज़्यादा फोर्स किया जाता है क्योंकि इनका व्यवसाय बहुत व्यापक होता है, इनको उच्च समझा जाता है, इसलिए पाठ्यक्रम में लैंगिक भेदभाव दिखाई देने लगता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, पाठ्यक्रम आधारित लिंग असमानता का वर्णन कीजिए। असमानता की बात कर रहा है दोस्तों। उत्तर है कुछ सांस्कृतिक विचारधाराएं जैसे स्त्रियों को मां की भूमिका अदा करनी है और पारिवारिक जिम्मेदारी जैसे घर परिवार और बच्चों की देखभाल आदि, इसलिए बालिका वर्ग को पाठ्यक्रम के अंतर्गत उन शैक्षिक स्तरों का चुनाव करना चाहिए जो आगे चलकर उनके व्यवसाय में गृह कार्यों की सुविधा हेतु अधिक छुट्टी का प्रावधान शामिल करता है। देखिए दोस्तों, कुछ लोग स्त्रियों को बच्चे पैदा करने की मशीन मानते हैं और घर परिवार गृहस्थी चलाने और बच्चों की देखभाल करने के लिए घर का एक रोबोट मानते हैं। इसलिए इनका मत है कि जो स्त्रियां होती हैं उनके लिए ऐसा पाठ्यक्रम का चुनाव किया जाए जो अधिक छुट्टी का प्रावधान करता हो और जो गृहस्थी के साथ साथ बाहर का भी काम कर सके। इसलिए इसमें लिंग असमानता दिखाई देती है। जबकि जो बालक वर्ग होते हैं, इनको पूर्णतः खुला छूट दे दिया जाता है कि वह किसी भी प्रकार का पाठ्यक्रम का चुनाव कर सकते हैं। वह व्यवसायिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे न्यायिक क्षेत्र हो या चाहे टेक्निकल क्षेत्र हो, यानी कि उनको सभी प्रकार का पाठ्यक्रम का चुनाव देने की छूट प्रदान की जाती है। जबकि स्त्रियों के लिए ऐसा छूट का प्रावधान नहीं किया जाता है, इसलिए पाठ्यक्रम आधारित लिंग असमानता देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है आपके सामने, पाठ्यक्रम आधारित लिंग असमानता को दूर करने के सुझाव बताइए। पहला सुझाव है, उत्तर है गणितीय, वैज्ञानिक तथा टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर बालक समूह का आधिपत्य है। बालिकाओं को पाठ्यक्रम के इन विषयों को अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो गणितीय क्षेत्र है, वैज्ञानिक क्षेत्र है, टेक्नोलॉजी क्षेत्र है, इन पर अधिकतर बालक समूह का आधिपत्य है, मतलब अधिकतर बालक वर्ग के लोग इन पर ज़्यादा हावी हैं। जबकि जो बालिकाएं हैं वह गणितीय, वैज्ञानिक, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में ज़्यादा जाना नहीं चाहती हैं, इसलिए इनको गणितीय, वैज्ञानिक, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला दूसरा पॉइंट है, सभी प्रशिक्षण एवं व्यवसाय कोर्सों को अनिवार्य स्तर पर लागू किया जाना चाहिए। दोस्तों, जब सभी प्रशिक्षण और व्यवसाय कोर्सों को अनिवार्य स्तर पर लागू करेंगे तो स्त्रियों को, बालिकाओं को भी गणितीय, वैज्ञानिक, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में जाने का मौका मिलेगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, संपूर्ण समायोजन क्या है। उत्तर है विद्यालय में सभी प्रकार के बच्चों का प्रवेश, सभी के लिए समान पाठ्यक्रम, सभी को एक ही विधि से एक साथ पढ़ना लिखना, सभी को एक समान रूप में परीक्षा लेना और
सभी का एक ही पैमाने पर मूल्यांकन करना, सभी को एक ही प्रकार के प्रमाण पत्र देना आदि। संपूर्ण समायोजन, दोस्तों जब स्त्री पुरुष में संपूर्ण समायोजन तभी होगा, संपूर्ण समानता तभी दिखाई देगा जब सभी प्रकार का पाठ्यक्रम बालक बालिकाओं के लिए एक साथ हो, सभी बालक बालिकाओं को पढ़ने लिखने, सभी का समान, सभी को परीक्षा लेने की विधियां, सभी के प्रश्नों का उत्तर का मूल्यांकन करने की विधियां एक साथ हो, एक समान हो और प्रमाण पत्र भी एक समान दिया जाए तो संपूर्ण समायोजन होगा, समानताएं दिखेंगी। अगला प्रश्न है आपके सामने, पाठचर्या विकास की प्रक्रिया के तत्व बताइए। क्वेश्चन है, उत्तर है इसके 4 प्रमुख तथ्य हैं, शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण विधि, परीक्षण, पृष्ठपोषण। पाठचर्या विकास के प्रमुख तत्व हैं, पहले शिक्षण का उद्देश्य निर्धारित किया जाना चाहिए, फिर पढ़ाने के लिए शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, फिर उसके बाद उसका परीक्षण किया जाना चाहिए, अंत में पृष्ठपोषण फीडबैक दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, शिक्षण अधिगम प्रदान करने की विधि बताइए। शिक्षण अधिगम प्रदान करने की निम्नलिखित विधि है। अधिगम का मतलब होता है दोस्तों सीखना या सिखाना। व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि से हम अधिगम प्रदान कर सकते हैं बच्चों को व्याख्या करके। परिचर्चा विधि, इसमें परिचर्चा की जाती है। परियोजना विधि, निर्माण किया जाता है। निर्देशन विधि यानी कि निर्देश देकर हम निर्देश देकर शिक्षक बालकों को अधिगम प्रदान करता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, पाठचर्या के मूल्यांकन के स्तर बताइए। पाठचर्या के मूल्यांकन के निम्नलिखित 3 स्तर हैं, उद्देश्य, गतिविधि और मूल्यांकन। पाठचर्या के मूल्यांकन में सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित होता है, फिर गतिविधियां देखी जाती है, अंत में उसका मूल्यांकन किया जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, पाठचर्या विकास के तत्व बताइए। उत्तर है पाठचर्या विकास के निम्नलिखित तत्व हैं। आवश्यकताओं का विश्लेषण, पहले आवश्यकताओं का विश्लेषण किया जाए कि आवश्यकताएं क्या हैं। उद्देश्यों का स्पष्टीकरण, फिर उद्देश्य निर्धारित किया जाए और उद्देश्यों का स्पष्टीकरण किया जाए। आगत तत्वों का विश्लेषण किया जाना चाहिए। प्रक्रिया अभिकल्प तैयार किया जाना चाहिए यानी कि संपूर्ण खाका तैयार किया जाना चाहिए। फिर प्रारंभिक जांच होनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम क्या है। उत्तर है परंपरागत उपागम के अंतर्गत विषय केंद्रित पाठ्यक्रम आता है, जिसमें पाठ्यक्रम के स्वरूप में विषय वस्तु को अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें अध्यापक का शिक्षण पाठ्यक्रम तक ही सीमित रहता है। वह पाठ्यक्रम के अलावा छात्रों को कोई और ज्ञान देना उचित नहीं समझता है। वह छात्र के केवल ज्ञान भंडार को बढ़ाने पर ही ध्यान केंद्रित करता है, भले ही उस ज्ञान का छात्र के जीवन में कोई उपयोगिता हो या ना हो। देखिए दोस्तों, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम क्या है। परंपरागत उपागम, परंपरागत उपागम का मतलब होता है, उपागम का मतलब होता है साधन। परंपरागत क्या है, ऐसी परंपराएं जो पहले से चली आ रही हैं, अर्थात पुस्तकीय ज्ञान। पुस्तकीय ज्ञान जो होता है उससे हम विषय केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं, जिसमें विषय वस्तु को अधिक महत्व दिया जाता है, यानी कि पुस्तक को अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें जो अध्यापक होता है वह केवल जो पुस्तक में पाठ्यक्रम होता है उसको पढ़ाता है, यानी कि जो विषय वस्तु होता है उसको, वह शिक्षक जो होता है वह विषय वस्तु को पूर्णतः बालक को समझाता है और उसी विषय वस्तु को वह पढ़ाता है। उसका पूरा ध्यान होता है पाठ्यक्रम को निश्चित समय में पूरा करना और छात्र को पाठ्यक्रम को समझाना, पाठ्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी देना, चाहे भले ही उसके जीवन में उसका कोई उपयोगिता हो या ना हो। शिक्षक का सिर्फ मुख्य उद्देश्य होगा कि पाठ्यक्रम को, विषय वस्तु को एक निश्चित समय में पूरा किया जाए, निश्चित समय में उसका अध्ययन कराया जाए। अगला प्रश्न है आपके सामने, अनुशासन केंद्रित पाठ्यक्रम की परिभाषा बताइए। अनुशासन केंद्रित पाठ्यक्रम क्या है। उत्तर है वस्तुओं तथा घटनाओं के किसी विशिष्ट क्षेत्र संबंधी ज्ञान के संगठन को अनुशासन कहा जाता है। इन वस्तुओं तथा घटनाओं के अंतर्गत वे तथ्य, प्रदत्त पर्यवेक्षण, अनुभूतियां आदि भी सम्मिलित रहती हैं जो उस ज्ञान के आधारभूत घटकों को निर्मित करते हैं। कोई ज्ञान किसी अनुशासन के क्षेत्र में आता है या नहीं, इसका निर्धारण करने के लिए आधिकारिक नियम एवं परिभाषाएं निर्मित कर ली जाती हैं। देखिए दोस्तों, अनुशासन केंद्रित पाठ्यक्रम की परिभाषा क्या है। वस्तुओं घटनाओं के किसी विशिष्ट क्षेत्र संबंधी ज्ञान के अनुसार संगठन को हम अनुशासन केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, अनुशासन की विशेषताएं बताइए। देखिए दोस्तों, अनुशासन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। प्रत्येक अनुशासन की एक मान्य संरचना होती है। दूसरा है उसकी अपनी विषय वस्तु होती है तथा उसमें नवीन ज्ञान को समाहित करने अर्थात उसके विस्तार क्षेत्र में वृद्धि करने और उसे अच्छा बनाने, अधिक वैध बनाने के संबंध में निश्चित नियम होते हैं। तीसरा पॉइंट है, प्रत्येक अनुशासन का अपना इतिहास एवं परंपराएं होती हैं तथा यही बातें
उसकी संरचना करने तथा उसके नियम के निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रत्येक अनुशासन की अपनी अध्ययन अनुसंधान विधियां होती हैं। प्रत्येक अनुशासन का अपना मूल्य एवं क्षेत्र होता है। जो अनुशासन केंद्रित पाठ्यक्रम होता है पूर्णतः अनुशासित रूप से होता है, उसकी अपनी अध्ययन अनुसंधान विधियां होती हैं, अपनी अध्ययन सामग्री होती है। अगला प्रश्न है आपके सामने, अनुशासन केंद्रित पाठ्यक्रम की सीमाएं बताइए। उत्तर है, पहला पॉइंट है, मानव ज्ञान की विशाल भंडार तथा ज्ञान की सीमा को देखते हुए पाठ्यक्रम में ज्ञान के सभी प्रमुख उपखंडों को समाहित कर सकना संभव नहीं है। अतः इसके दो विकल्प दिखाई पड़ते हैं, या तो चयन प्रक्रिया के माध्यम से कुछ उपखंडों को छोड़ दिया जाए और कुछ को सम्मिलित किया जाए, अथवा उन्हें व्यापक क्षेत्रीय मिश्रित इकाइयों में व्यवस्थित किया जाए। स्पष्ट है कि अनुशासन केंद्रित आंदोलन से पूर्व यही कार्य किया जा रहा था, जिस पर इन दिनों इस आंदोलन के कर्णधारों ने विषय में छिछलापन लाने का दोषारोपण किया है। दूसरा पॉइंट है, यह उपागम पाठ्यक्रम में पृथक पृथक विषयों पर अधिक बल देता है। उपागम का मतलब होता है साधन। जो अनुशासन केंद्रित पाठ्यक्रम है यह पृथक पृथक यानी अलग अलग विषयों पर अधिक बल देता है। चूंकि विभिन्न विषयों के साथ साथ संपूर्ण पाठ्यक्रम का भी अपना महत्व है। चूंकि जो संपूर्ण विषय है इसके साथ साथ पाठ्यक्रम का भी अपना अलग महत्व होता है, तथा संपूर्ण पाठ्यक्रम विभिन्न विषयों का समूह ही नहीं होता है। अतः इस उपागम में संपूर्ण पाठ्यक्रम पर केवल सतही ध्यान देने अथवा उसकी पूर्ण उपेक्षा हो जाने का भय होता है। उपागम का मतलब होता है दोस्तों साधन। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 2 और वीडियो बचा है अति लघु उत्तरी, फिर उसके बाद हम इसको समाप्त करके लघु उत्तरी प्रश्न पढ़ाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।